हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एफएमसी में महासंग्राम सीरीज़ की छठवीं कॉमिक्स का पहला भाग। नागद्वीप, जहाँ कभी महात्मा कालदूत का नेतृत्व और राग कुमारी विसर्पी का शासन था, अब राक्षस राज चंडकाल का राज है। तो शक्तिशाली पंचनागों का सामना करने के लिए ब्रह्मांड रक्षक दल से डोगा, शक्ति, तिरंगा, इंस्पेक्टर स्टील और एंथनी जैसे सदस्य आए हैं। ये मुकाबला देखने लायक होगा कि ब्रह्मांड रक्षक दल पंचनागों को रोकने में सफल होता है या पंचनाग उन्हें भी मेरे गुलाम में शामिल करते हैं। और अगर डोगा, शक्ति, तिरंगा, इंस्पेक्टर स्टील और एंथोनी जैसे ब्रह्मांड रक्षक दल के सदस्य राक्षस बनकर मेरे गुलाम बनते हैं तो पृथ्वी पर राक्षस राज स्थापित होने में अधिक समय नहीं लगेगा। अंधेरा कायम रहे। शायद पृथ्वी पर राक्षस राज स्थापित करने के बीच में तुम ये भूल रहे हो चंडकाल कि शक्तिमान और नागराज जैसे शक्तिशाली शत्रुओं का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे गुप्त रूप से हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे हो। तुम बेकार सोच में पड़े हो किल्विश। अरे अब पूरी पृथ्वी हमारी गुलाम बनने वाली है, तो भला नागराज और शक्तिमान जैसे इंसान अब हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। मुझे तो लगता है कि वो अपनी जान बचाकर कहीं छुप गए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया होगा कि अगर वो मेरे सामने आए तो या तो मेरे गुलाम बनेंगे या फिर मृत्यु के। मैंने मुझे तुम्हारे उपदेश की ज़रूरत नहीं है। अवश्य चंडकाल, परंतु शक्ति के मद में चूर होकर अपने शत्रु को कमज़ोर समझना बहुत बड़ी भूल है। इसलिए स्वयं पर शक्ति का नशा हावी मत होने दो। मत भूलो कि कभी कभी छोटी सी भूल भी हमारी हार का कारण बन जाती है। मुझे तुम्हारे उपदेश की ज़रूरत नहीं है किल्विश। फिलहाल तो तुम अभी मेरे गुलामों को पृथ्वी पर मेरा राज्य स्थापित करते हुए देखो, और अगर समय बचा तो शक्तिमान नागराज को भी देख लेंगे। अवश्य देखूंगा, क्योंकि राक्षस राज्य स्थापित होगा तभी तो अंधेरा फैलेगा। अंधेरा कायम रहे। भूतकाल, जहाँ नागदीप पर आमने सामने थे महात्मा कालदूत और नागराज परमाणु और शक्तिमान। रुक जाइए महात्मा कालदूत, कृपया वार मत करिए। हम आपके शत्रु नहीं, मित्र हैं। मेरा नाम नागराज है और ये मेरे मित्र परमाणु और शक्तिमान हैं, और हम यहाँ नागदीप पर आपसे ही मिलने आए हैं। दरअसल हम यहाँ भविष्य से आए हैं महात्मन, और हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। कालदूत के इस नागदीप पर साधारण मानव कदम नहीं रख सकता, और तुम कहते हो कि तुम लोग भविष्य से आए हुए, और वो भी तुम्हें हमारी मदद की आवश्यकता है। हमें तो तुम्हारी बातें मनगढ़ंत लगती हैं युवक, परंतु हमारी शक्तियाँ हमें तुम्हारे अंदर सर्प शक्तियाँ होने का आभास करा रही हैं। इसलिए हम एक बार तुम्हारी बात अवश्य सुनेंगे। बताओ, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। हमारी भविष्य की दुनिया में एक बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है महात्मन, और उससे निपटने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। हमें आपसे अमर स्फटिक चाहिए। बस, अब तक हमें संदेह तो था, परंतु अमर स्फटिक की बात करके तुमने हमें यकीन दिला दिया है कि तुम लोग भविष्य से नहीं आए, बल्कि विशाला के भेजे हुए दूत हो, और विशाला के भेजे हुए हर दूत का अंजाम केवल और केवल मृत्यु है। और कालदूत से तुम्हें अमर स्फटिक नहीं बल्कि मौत मिलेगी। मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हें मृत्यु प्रदान करके तुम्हें वहीं भेजूंगा जहां इसके पूर्व तुम्हारे जैसे हजारों विशाला के सेवकों को भेज चुका हूं, नरक। भूतकाल में नागराज, परमाणु और शक्तिमान के सामने महात्मा कालदूत एक बड़ा संकट बनकर खड़े थे। वर्तमान काल, महानगर। नागराज की अनुपस्थिति में इस समय महानगर की रक्षा के लिए मैं यहाँ हूँ। ये तबाही मचाना छोड़कर मेरी बात सुनो विसर्पी, और चंडकाल के मोह पास से बाहर निकलो। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे लिए तुम अभी मेरे मित्र नागराज की मंगेतर और मेरी मित्र विसर्पी हो। मुझसे बचने के लिए बहुत सी बचकाना बहाना बना रहे हो ध्रुव। नागदीप पर तो नागराज ने तुम्हें बचा लिया था, पर आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। सम्राट चंडकाल के आदेश पर मैं तुझे उनका सेवक बना रही हूँ। ये धूम्रकाल कुछ ही क्षणों में तुम्हें उनका गुलाम बना देगा, ज़रूर बना देगा। लेकिन ये चाल मुझ पर नहीं चलेगी विसर्पी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह धुआं इंसान के शरीर में उसके नाक और मुंह से अंदर जाकर दिमाग पर कब्जा कर लेता है। पर मेरी नाक में फिल्टर लगा हुआ है, और मैं करीब 5 मिनट तक सांस भी रोक सकता हूँ, जिसके कारण ये मुझ पर असर नहीं करेगा। और इसके बाद का काम आसान है। भाग्य से जिस पानी के पाइप से मैंने लोगों को बचाया था वो अभी भी यहीं पर है, और ये पानी की बौछार इस धुएं को बिखेर कर रख देगी, जिसके कारण ये निष्क्रिय हो जाएगा। तुम्हारा धूम्रकाल तो बेकार हो गया। अब बोलो विसर्पी कि अब कौन सा वार करोगी। मुझसे गलती हुई जो तुम्हें सम्राट का गुलाम बनाने की सोच रही थी। तो इतना खतरनाक है ध्रुव कि तुझे तो सीधा मौत के हवाले कर देना चाहिए। ओह, तुम्हारा राजदंड तो बहुत खतरनाक है। इससे निकली किरणें तो धरती से टकरा कर धमाका करती हैं।
इसलिए मेरी भलाई इसी में है कि तुम इस दंड का उपयोग ही ना करने पाओ। असफल प्रयास मत करो ध्रुव। मानवों की कोई भी शक्ति राजदंड को मेरे हाथों से नहीं छीन सकती। तुम एक बार फिर गलत समझ रही हो विसर्पी। मैं राजदंड को छीन नहीं रहा, बल्कि उसे अपनी स्टार लाइन से लपेट रहा था। और अब इस स्टार लाइन से मुझे केवल अपनी बेल्ट से लगा हुआ ये इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर टच कर देना है, जो कि एक बार में इतना शक्तिशाली झटका देता है जो इंसान के होश उड़ा दे। मुझे उम्मीद है कि तुम इस झटके से बेहोश तो नहीं होगी, लेकिन इस घातक दंड को छोड़ने पर मजबूर हो जाओगी। आह, सम्राट चंडकाल ने सही कहा था। तू वाकई में बहुत खतरनाक है। तुझसे इस तरह निपटना मेरे लिए मुश्किल है। इसलिए अब मुझे अपना सामान्य विसर्पी वाला मानव रूप त्यागना होगा और अपना रण रूप धारण करना होगा, जो मैं केवल युद्ध में धारण करती हूँ। अब तुझसे निपटना मेरे लिए तो आसान होगा ध्रुव, पर तेरे लिए मुझसे निपटना बहुत मुश्किल होगा। अगले ही क्षण विसर्पी एक नई मुसीबत के रूप में ध्रुव के सामने खड़ी थी, और उधर मुंबई में डोगा खुद सरफराज नाम की मुसीबत के सामने मुसीबत बनकर खड़ा हो गया था। तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ डोगा। तू काफ़ी साहसी मालूम पड़ता है, जो अपनी मृत्यु के सम्मुख इस प्रकार ढीठ बनकर खड़ा है। और तू वाकई सर्प मानव है जो और तू कोई सर्प मानव है जो मेरे शहर में तबाही मचाने की कोशिश कर रहा है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, सर्प मानव नागराज के दोस्त होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, बंद करो ये सब और अपने निवास स्थान पर वापस लौट जाओ, वरना डोगा तुम्हें दोबारा मौका नहीं देगा। नागराज मेरे सम्राट का शत्रु है, इसलिए मुझे उसका साथी समझने की भूल मत करना। और रही बात मुझे चेतावनी देने की, तो वाकई में तू मूर्ख है डोगा, जो सर्पराज के सम्मुख खड़ा होकर भी सर्पराज को धमकी दे रहा है। अब इस घृष्टता का मूल्य तो अपने प्राण देकर चुकाएगा। मैं तुझे एक बार समझा तो चुका था सर्पराज, लेकिन तूने अपनी अकड़ में डोगा की बात को अनसुना कर दिया। अब अपने अंजाम का जिम्मेदार तो खुद होगा सर्पराज। डोगा के कानून में तुम जैसे आतंक फैलाने वालों की एक ही सज़ा है, सर्पराज, मौत। थाय! डोगा की गन से गोली चली, लेकिन अगला पल डोगा के लिए हैरत अंगेज था। ओ माय गॉड, इसके शरीर से टकराकर गोली छिटक गई। मेरे शरीर में संसार की सबसे मजबूत खाल वाली प्रस्तर सर्प प्रजाति के गुण है डोगा। यह आग्नेयास्त्र मुझ पर असर नहीं करेगा। धड़ाक! अब देखते हैं कि मेरी गदा का वार तू सह पाएगा या नहीं। इसकी गदा तो वाकई बहुत खतरनाक है। अगर इसके 2-4 वार खा लिए तो मैं सचमुच उठने के लायक नहीं रहूँगा। थॉर! सरफराज के सामने आने की भूल की है तूने। अब भूमंडा तुझे मौत देगी दोगा। मौत कौन किसे देगा यह अभी पता चल जाएगा सरफराज। अभी मैंने छोटी पिस्टल से गोली चलाई थी, पर अब भारी बंदूक का इस्तेमाल करना होगा। डोगा की गन एक साथ कई राउंड फायर करती चली गई, लेकिन सभी गोलियों का हश्र वही हुआ जो पहले हुआ था। मैंने पहले ही कहा था डोगा कि मेरे शरीर पर तेरे आग्नेयास्त्र का कोई असर नहीं होने वाला। सचमुच इसके शरीर पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा है। सरफराज के अगले वार ने डोगा की गन को ही तोड़ दिया। खड़ाक! अब इसी तरह एक एक करके तेरी हड्डियां तोड़ूंगा डोगा। ओह, मेरी गन टूट गई। अपने इष्ट देव को याद कर ले डोगा, क्योंकि अब मैं अपनी भूमंडा से तुझे पीट पीट कर मार डालूंगा। थॉर! मेरे इष्ट देव मेरे भगवान अदरक चाचा हैं सरफराज, और उन्होंने मुझे यही सिखाया है कि अपने पैर पीछे नहीं हटाते, चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। अगर मेरे हथियार बेअसर हैं तो कोई बात नहीं। डोगा का असली हथियार उसकी हिम्मत और उसका शरीर ही है सरफराज, जिसे तू तोड़ नहीं सकता। तेरे हथियार तो टूट ही चुके हैं डोगा, और रही हिम्मत की बात, तो वो भी अब तेरे शरीर के साथ ही टूट जाएगी, क्योंकि अब तू थोड़ी ही देर में अपने ही लहू से सराबोर नजर आएगा। तो आजा सरफराज, देखते हैं कि किसके बाजुओं में कितना दम है, तेरी चमत्कारी नाग शक्ति में या मेरे गुरु के सिखाए मेरे दम खम में। तेरा घमंड भी तेरे शरीर के साथ अभी टूटेगा डोगा। ताकत के दो पहाड़ आपस में टकरा गए थे। भूतकाल में नागराज परमाणु और शक्तिमान की टक्कर हो रही थी महात्मा कालदूत से। कब तक बचोगे दुष्टों, आज तुम्हारा संहार निश्चित है। कुछ करो नागराज, क्योंकि महात्मा कालदूत को तो तुम ही बेहतर समझते हो, वरना आज मैं परमाणु से स्वर्गीय परमाणु और तुम स्वर्गीय नागराज बन जाओगे। महात्मा कालदूत सीधी तरह समझेंगे नहीं, और हम इन पर घातक वार नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्राण रक्षा भी ज़रूरी है परमाणु, और उसके लिए पलटवार करना ही एकमात्र विकल्प है। आह, तेरे अंदर तो मेरे स्तर का विष लगता है नागमानव, परंतु ये मुझे कुछ देर के लिए विचलित तो कर सकता है, लेकिन मार नहीं सकता। नागराज की विष फुंकार कालदूत से टकराई और कालदूत तिलमिला उठे, और अगले ही पल नागराज कालदूत के दंड का निशाना बन गया। अब सबसे पहले तू ही मरेगा, और तेरे मरते ही तेरा विष भी निष्क्रिय हो जाएगा। आह! कालदंड नागराज को भेदता हुआ निकल गया, लेकिन नागराज पर उसका असर नहीं हुआ। बस महात्मन, अब तक मैं केवल आत्मरक्षा हेतु लड़ रहा था, क्योंकि आपके वार में मानव नाग होने के कारण झेल सकता हूँ, लेकिन अब आपके वारों का प्रत्युत्तर देना आवश्यक हो गया है। क्योंकि आपके वार मैं मानव नाग होने के कारण झेल सकता हूँ, लेकिन मेरे मानव मित्र नहीं।
और फिर मैं जानता हूँ कि आप अत्यंत शक्तिशाली हैं, मगर नागफनी सर्प अवश्य आपको रोक सकते हैं। ओह, तेरे शरीर से निकले सर्प धमाका कर सकते हैं। ये विशेष नागफनी सर्प अवश्य दैवीय हैं, क्योंकि इनकी मारक क्षमता हमें भी प्रभावित कर रही है। परंतु अभी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, क्योंकि हमारे तंत्र से निर्मित गोले इन्हें हम तक नहीं पहुंचने देंगे। और उसके बाद हम तुझे जीवित नहीं। ये कैसा वार है जिसने हमारी त्वचा में भी भीषण जलन उत्पन्न कर दी? यह आणविक शक्ति का वार है महात्मा कालदूत, जो भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है, और इसका वार आपके लिए भी घातक है। वार घातक अवश्य था मानव, लेकिन इतना भी नहीं कि कालदूत को रोक सको। हम हर प्रकार की शक्ति को झेल सकते हैं। तुम्हारा वार विचित्र अवश्य था, जिसने हमें भी एक क्षण के लिए चौंका दिया था, किंतु भीषण नहीं था। शत्रु पर भीषण वार कैसे करते हैं, ये अब हम तुम्हें बताते हैं। कालदूत के हाथों से निकला किरणों का वार, जिसने अपनी चपेट में लेकर परमाणु को तूफान में सूखे तिनके की भांति उड़ा दिया। ओह, मेरी परमाणु शक्ति का वार सहन करने के बाद भी इन्होंने न केवल स्वयं को संभाला, बल्कि उल्टा मुझ पर वार भी कर दिया। ये कालदूत तो वाकई में बहुत शक्तिशाली है। शायद इनसे निपटने लायक शक्ति अभी हमारे विज्ञान के पास नहीं है। धड़ाम! परमाणु अभी कालदूत की किरणों से संभला भी नहीं था कि कालदूत ने अगला वार कर दिया। हम तो तुम्हारा वाल झेल गए मानव, अब तुम हमारी कालसर्पी को झेल कर दिखाओ। कालसर्पी लहराई और परमाणु से लिपटती चली गई। ये हड्डी सांप है क्या चीज़, जो मेरे शरीर को बुरी तरह से जकड़ रहा है? मुझे इसे अपने शरीर से हटाना होगा। परमाणु ने कालसर्पी को अपने शरीर से हटाना चाहा, लेकिन सफल नहीं हो पाया। ये मेरी हड्डियां तोड़ना चाहता है, और अब तो ये मेरा गला भी दबा रहा है। मुझे इसकी पकड़ से निकलने के लिए जल्दी कुछ करना होगा, और उसके लिए सबसे बेहतर होगा कि मैं अपनी बेल्ट की मदद से लघु रूप धारण करूं। छोटा होकर कालसर्पी की पकड़ से निकल गया परमाणु। शक्तिमान, तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? कुछ करो। मैं अब तक कालदूत की शक्तियों और उनके लड़ने के तरीकों को समझ रहा था नागराज, और अब इतनी देर में जब ये तुम दोनों से लड़ रहे थे, मैं इनकी लड़ने की शैली और शक्तियों को बहुत हद तक समझ चुका हूँ। अब तुम दोनों पीछे हट जाओ। महात्मा कालदूत को अब मैं संभाल लूंगा। ये क्या? शक्तिमान के सीने पर स्थित मानस चिन्ह से निकलकर एक किरण महात्मा कालदूत को अपनी जकड़ में लेती चली गई। ये कैसी ऊर्जा है जो हमें भी बांध सकने की शक्ति रखती है? हमारा काल त्रिशूल भी इसको भेद नहीं पा रहा है, और काल सर्पी भी इसके पार नहीं जा पा रही है। वर्तमान समय, स्थान दिल्ली, जहां आमने सामने थे देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा और पंचनाग नागार्जुन। रुक जाओ नागार्जुन, ये तबाही बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। दाद देनी पड़ेगी मानव की हिम्मत की, जो पहले ध्रुव और चंडिका ने मेरा सामना करने की हिम्मत की, और अब तू आया है। तुम ध्रुव और चंडिका को जानते हो? तब तो तुम नागराज को भी जानते होगे। मैं नागराज का दोस्त और इस शहर का रक्षक तिरंगा हूँ, और नागराज का दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि यहाँ तबाही फैलाना बंद करो और वापस लौट जाओ। नागराज मेरा मित्र था, लेकिन अब हमारे सम्राट का शत्रु है, और तू उसका मित्र, और शत्रु का मित्र भी शत्रु ही होता है। इसलिए अब नागराज के स्थान पर तू मरेगा। शक! घातक बाढ़ तिरंगा की तरफ लहरा उठे, लेकिन एक भी बार तिरंगा को छू नहीं सका। मेरी ढाल तेरे तीरों को मुझ तक नहीं पहुंचने देगी नागार्जुन, बल्कि तेरे धनुष को तेरे घमंड के साथ साथ तोड़ कर रख देगी। यह महाभारत काल के महान धनुर्धर अर्जुन का गांडीव है तिरंगा, जिसे तोड़ना तुम मानव के बस की बात नहीं है। पर तुम जैसे मानवों का संहार करना इसके लिए बहुत ही मामूली बात है। नमूना देखना चाहते हो तो ये देखो, मेरा अग्नि बाण जो मैं पहले मारतो में छिपे हुए मानवों के लिए चला रहा था, अब इसकी शक्ति तुम्हारे ऊपर चलेगी। उफ! इसके बाण से तो आग के गोले बरस रहे हैं, जो सीधा मुझ पर आकर गिर रहे हैं, और इनकी तपिश मुझे झुलसा रही है। ये आग के गोले तो बम की भांति फट रहे हैं। मुझे अपना बचाव करना होगा, और उसके लिए सबसे अच्छी नीति है पलट कर हमला करना। तू फिर मेरे धनुष पर हमला कर रहा है, लेकिन मैं तुझे बता चुका हूँ कि गांडीव पर तेरे वारों का कोई असर नहीं होगा तिरंगा। केसरिया कर्ट्स नागार्जुन के धनुष की डोर काटते चले गए। इस बार मेरा निशाना तुम्हारा धनुष नहीं, बल्कि उसकी डोरी है। टंग! लेकिन अगला पर तिरंगा के लिए भी हैरत अंगेज था। ये क्या? इसके धनुष की डोरी अपने आप दोबारा से कैसे जुड़ गई? अब मैंने अपने धनुष की डोरी को अभिमंत्रित कर दिया है, जिसके कारण अब वह कट नहीं सकती, पर तुम्हें ज़रूर काट सकती है। नागार्जुन के गांडीव से बारिश की बूंदों की तरह बाणों की बौछार तिरंगा पर होने लगी। तू बहुत फुर्तीला है तिरंगा, और ऊपर से तेरी ढाल तेरा बचाव कर रही है, वरना जितने बार तेरे ऊपर मैंने बरसाए हैं, उतने में तुम्हें एक युद्ध जीत लेता। पर अब तेरी ढाल भी तेरा बचाव नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब मैं प्रयोग करूंगा ये विशेष तड़ित बाण, जो तेरी ढाल से टकराकर न केवल तुझे एक जोरदार विद्युत का झटका देगा, बल्कि तेरी ढाल को तेरे हाथों से निकलने के लिए विवश कर देगा। ढाल तिरंगा के हाथ से निकल गई। तेरी ढाल तो गई, अब बता कि तू कैसे बचेगा तिरंगा। मेरी ढाल मेरे पास नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाचार हो गया नागार्जुन।
इंसान की असली ताकत उसकी अपनी शक्ति और युद्ध कौशल होता है, जिसकी मदद से वह कोई भी जंग जीत सकता है। अपनी ढाल के बिना भी मैं तुमसे लड़ सकता हूँ, ये बात मैं अभी साबित कर देता हूँ। ये क्या? आह, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मेरा दिमाग कैसे सुन्न पड़ रहा है। ये कमाल मेरे उस बाण का है तिरंगा जिसे तूने अपने हाथों से रोका था। उससे निकलने वाली किरणों ने तेरे स्नायु तंत्र को जड़ कर दिया है और अब तुझे खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान होगा। और दिल्ली में कहीं दूसरी जगह पर मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। तुम नागदेव हो, इच्छाधारी नागों के दीप, नागदेव के योद्धा और महात्मा कालदूत के मानस पुत्र। लेकिन तुम यहाँ मेरे शहर में तबाही क्यों फैला रहे हो? पहचान तो मैं भी तुझे गया हूँ शक्ति। तू वही है जो कुछ समय पहले हमारे नागदीप पर हमसे टकराई थी। उस समय तो हम दोस्त की तरह विदा हुए थे, पर आज तुम यहाँ तबाही क्यों मचा रहे हो? क्योंकि मेरे स्वामी राक्षसा चंडकाल ने हमें यहाँ तबाही मचाने और मानवों को अपना गुलाम बनाने भेजा है, और इस कार में तू रुकावट बन रही है। इसलिए अब तेरा हर्ष भी वही होगा जो कुछ देर पहले मानवों का हुआ है। मैं तुम्हारी दाढ़ी की शक्ति जानती हूँ नागदेव। जो इसमें एक बार फंस गया वो जिंदा बाहर नहीं आ पाता। पर शक्ति को तेरी इस दाढ़ी के बंधन में बांधना मुश्किल है, क्योंकि मुझे प्रकाश रूप में इसे कैद से निकलने से एक पल का 100वां भाग भी नहीं लगेगा। नागदेव की विस्फोरित आंखों के सामने से शक्ति न केवल उसकी दाढ़ी की पकड़ से निकली, बल्कि अगले ही पल उसके वार ने नागदेव के पैर जमीन से उखाड़ दिए। नागदेव, तू चंडकाल का हिमायती बनकर आया है, पर शक्ति तुझे मानवों का नुकसान नहीं करने देगी, क्योंकि यह शहर मेरा भी कार्य क्षेत्र है। यदि ऐसी बात है तो ठीक है, पहले तेरा ही नुकसान कर लेता हूँ, अन्यथा तू मेरे मार का रोड़ा बनी रहेगी। अपनी यह मंशा भी पूरी कर ले नागदेव, अन्यथा बाद में तू ये कहेगा कि शक्ति ने तुझे शक्ति प्रदर्शन का मौका नहीं दिया। मेरा गरुण दंड तुझे इतनी देर की मोहलत नहीं देगा शक्ति। नागदेव की गरुण दंड शक्ति और शक्ति की प्रचंड ऊष्मा शक्ति आपस में टकराने लगी और नतीजा शक्ति के पक्ष में निकला। मेरा गरुण दंड पिघल रहा है, परंतु यह असंभव है। शक्ति के सूर्य जैसे ताप के आगे देव या दानव शक्ति भी नहीं टिक सकती नागदेव। फिर तेरा दंड तो केवल नाग शक्ति का था। मेरा गरुण दंड मुझे महात्मा कालदूत ने प्रदान किया था, जिसे मैंने अपनी साधना द्वारा सिद्ध किया था। तूने मेरी वर्षों की साधना से सिद्ध किया हुआ दंड नष्ट करके अपनी मौत को दावत दी है शक्ति। अब नागदेव तुझे भयानक मृत्यु देगा। ले देख मेरी अन्य शक्तियों को, जैसे मेरी मानसिक शक्ति। दौड़! गरुण दंड मेरी शक्तियों को चलाने का एक माध्यम था शक्ति। नागदीप पर मैंने वर्षों साधना करके अपनी मानसिक शक्तियां भी विकसित की हैं। ओह, ये तो महामानव की तरह ही मानसिक वार कर सकता है, और मानसिक वार रोक सकने लायक मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि ये कोई अस्त्र शस्त्र या वार नहीं होता है। इसका मानसिक हाथ मुझे अपनी जकड़ में ले रहा है और इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। तूने मेरा दंड नष्ट किया शक्ति, मैं तुझे नष्ट करके सारे मानवों को सम्राट का गुलाम बनाऊंगा। वार जोरदार था। मुझे तो इसके वार से ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मेरे मानवीय रूप चंदा की रीढ़ की हड्डी टूट सकती है। मुझे पलटवार करना ही होगा, लेकिन मानसिक शक्ति को रोक सकने वाला वार क्या हो सकता है? अरे हाँ, एक वार है जो नागदेव की मानसिक शक्ति को रोक सकता है, और उसके लिए मुझे अपने वारों की तीव्रता को और बढ़ाना होगा। शक्ति अपने वारों की तीव्रता बढ़ाती चली गई। जवाब में नागदेव भी अभी मानसिक शक्ति का दबाव बढ़ाता चला गया। अब देखना यह था कि किसकी शक्ति दूसरे के ऊपर हावी होती है, और नतीजा एक बार फिर से शक्ति के पक्ष में निकला। शक्ति की प्रचंड ऊष्मा शक्ति ने एक धमाके से नागदेव को उड़ा दिया। जमीन पर गिरने से पहले ही नागदेव बेहोश हो चुका था। मैं जानती थी मानसिक वार के लिए दिमाग को एकाग्रता चाहिए होती है, और मेरी ऊष्मा नागदेव को विचलित कर रही थी, इसलिए उसका दिमाग ऊष्मा सहन नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। अब मुझे ध्रुव की सलाह के मुताबिक शहर का चक्कर लगाते रहना चाहिए, क्योंकि मेरी गति के कारण मैं अन्य ब्रह्मांड रक्षकों के मुकाबले किसी भी जगह पर जल्दी पहुंच सकती हूँ। शक्ति हवा में लहरा उठी, जहाँ विसर्पी अपने योद्धा रूप में आ चुकी थी। अब तेरे वारों का मेरे इस योद्धा रूप पर कोई असर नहीं होगा ध्रुव। अब भी वक्त है विसर्पी, इस लड़ाई में कुछ भी नहीं रखा है। अपने आप को संभालो, अपनी जान बचाने के लिए बहाने मत बना ध्रुव। तुझे मरना तो है ही। मैं यहाँ आई तो नागराज को मारने थी, लेकिन अब उससे बेहतर तू मिल गया। सम्राट चंडकाल तेरी लाश देखकर बहुत खुश होंगे। तब तो तुम्हारे सम्राट को बहुत निराशा होने वाली है विसर्पी, क्योंकि ध्रुव को मारना इतना आसान नहीं है। विसर्पी तुझे सम्राट के रास्ते में रोड़ा नहीं बनने देगी, पर तू पहला सुपर हीरो होगा जिसे सम्राट का राज्य देखने से पहले ही मृत्यु का आलिंगन करना होगा। मैं उसका पूरी पृथ्वी पर राक्षस स्थापित करने का सपना तोड़ दूंगा। तुझे मृत्यु देने के लिए ही मैं महानगर आई हूँ। भड़ाक! विसर्पी बहुत ताकतवर है, मैं इसके ऊपर घातक वार नहीं करना चाहता, लेकिन ये मुझे चोट पहुँचाने से नहीं चूकेगी। मर ध्रुव, तेरी जली हुई लाश सम्राट को तोहफे में दूंगी। इसका नया दंड आग उगल रहा है।
अब तो मुझे अपनी रक्षात्मक नीति बदलकर आक्रमण का रास्ता अपनाना होगा और सबसे पहले मुझे इसका दंड इसके हाथों से अलग करना होगा, इसके पहले वाले दंड की तरह। और उसके लिए एक रास्ता है। ध्रुव के गले से एक तेज सीटी निकली और आसपास की ढेर सारी चिड़ियां विसर्पी के ऊपर टूट पड़ी। ओह, ये पक्षी! अब तू अपनी जान बचाने के लिए इन पक्षियों का सहारा ले रहा है कायर। वो इसलिए ताकि तुम्हें थोड़ी देर के लिए उलझा सकूं। जब तक तुम इन पक्षियों से उलझी रहोगी उतनी देर मुझ पर वार नहीं कर सकोगी, और उतना समय मेरे लिए बहुत है तुम तक पहुंचने और तुम्हारा दंड तोड़ने के लिए। आउच! ध्रुव के एक सटीक प्रहार से विसर्पी का नाकदंड टूट गया। अब बोलो विसर्पी, अब क्या करोगी? मेरे दंड में ही मेरी शक्तियाँ निहित थीं, इसलिए उसके टूट जाने से मेरी रण शक्ति खत्म हो गई है। पर अब मैं जो रूप धारण करूंगी उसके लिए मुझे न किसी दंड की आवश्यकता और न ही रण शक्ति की, क्योंकि मेरा इच्छाधारी रूप ही इतना शक्तिशाली है जो तुझे मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त होगा। अब तू मरेगा ध्रुव, क्योंकि एक इंसान इच्छाधारी नागिन की शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकता। अगले ही क्षण विसर्पी के मुंह से निकली विश्वफुंकार ने ध्रुव को चारों तरफ से घेर लिया। मेरी विश्वफुंकार तेरे शरीर को नागराज के विष की भांति पिघला तो नहीं सकती, लेकिन ये तेरा दम घोटकर तुझे मार जरूर सकती है। उफ! विसर्पी के मुंह से विष का तूफान निकल रहा है जो मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। मुझे इस विष के रास्ते से हटना होगा। यह विष तो एक तरह बादल के रूप में जैसे मेरे चारों ओर फैल गया है और मैं चाहकर भी इसके बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। ध्रुव की नाक में लगा एयर फिल्टर फेल हो चुका था। मेरा नोज फिल्टर तो अब तक मुझे इस विष से असर से बचा रहा था, अब वो भी काम नहीं कर रहा और अब ध्रुव धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा था। विष मेरी सांसों के जरिए मेरे शरीर में पहुंच चुका है। मैं अब बचूंगा नहीं। लेकिन कहते हैं कि जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। ध्रुव के शरीर के चारों तरफ फैला हुआ विष एक तरफ खिसता चला गया। अरे ये क्या? ये विष लहर अचानक मेरे शरीर के पास से कैसे हट रही है? और विष का असर भी मेरे शरीर से उतर रहा है, लेकिन कैसे? कोई मेरी मदद कर रहा है, लेकिन कौन? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महासंग्राम इशू 6 के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।